हेलो एवरीवन, ये उपाय की 16th क्लास है और आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं और भारत की आज़ादी के लिए भी जो अभी इवेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। तो एक एक करके हम उन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और आप एग्ज़ाम्स में ज़रूर इनमें से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने वाले हो आप लोग इसमें। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पिछली क्लास में अभी तक क्या देखी। गांधी जी आए और गांधी जी ने 3 आंदोलन किए इंडिया में आते ही छोटे छोटे। उनमें क्या था, एक पहला था चंपारण में, उसके बाद में कहाँ था, अहमदाबाद में, जहाँ पे स्ट्राइक की थी उन्होंने। चंपारण में क्या किया था उन्होंने, सत्याग्रह किया था या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। और तीसरा कहाँ पे किया था, खेड़ा में, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, ये छोटे छोटे थे। पर उसके बाद में क्या हुआ, अंग्रेजियों की कुछ नीतियाँ ऐसी हुई, जैसे रॉवलेट एक्ट आया और उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इन सब के कारण क्या हुआ था कि भारत में पूरा रोष का माहौल था और इसी रोष के माहौल में और खिलाफत आंदोलन भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो इसी रोष के माहौल में गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और वो 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में जाके क्या हुआ, अचानक से उस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया और इस वजह से गांधी जी ने उस आंदोलन को वहीं पे ख़त्म कर दिया। हिंसा का आंदोलन क्यों ले लिया था, चोरी चोरा कांड हो गया और उसके बाद में आंदोलन ख़त्म कर दिया। उसके बाद गांधी जी अपना कुछ कुछ लिखते थे और जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी बुराइयां करते थे कुछ कुछ अपने लिखने में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको उन पर सिडिशन का चार्ज लगा के, कि भाई देशद्रोह का चार्ज लगा के उनको 6 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। इस तरह से ये जो पहले वाला मूवमेंट था वो पूरी पूरी तरह से ठप हो गया, बंद हो गया। ठीक है। हालांकि गांधी जी को थोड़ा पहले ही छोड़ दिया गया था। तो उसके बाद में इस पूरे ड्यूरेशन में ज़्यादा कुछ खास एक्टिविटीज़ नहीं हुई। बस 1922 के बाद में क्या हुआ कि ये HRA, HSRA और इस तरह के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी इवेंट्स चलने लगी। वापस से माहौल कब गर्माया, ये चीज़ देखते हैं। अब माहौल गर्माया 1927 के बाद में, 1927-28 में। इसमें वापस से माहौल थोड़ा सा इस तरह का होने लग गया कि कुछ ऐसी गतिविधियां होने लग गई कि वापस से एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ी। अब बड़ी चीज़ें कौन कौन सी है देखिए। 1927-28 में दो बड़ी चीज़ें हुई, तीन बड़ी चीज़ें हुई। पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको, और तीसरा क्या है, जिन्नास 14 पॉइंट प्रोग्राम, 14 पॉइंट का प्रोग्राम। तो पहला पढ़ते हैं हम साइमन कमीशन। ठीक है, सिंपल है कि क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि जैसे 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में। तो उन्होंने चूज किया था कि 1919 में ये एक्ट में लिखा हुआ था, उस कानून में लिखा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन बनाएगा 10 साल बाद में, और वो कमीशन तय करेगा कि भारतीयों को और क्या क्या छूटें दी जा सकती है और किस तरह से भारतीयों के हितों के लिए और क्या नए कानून आ सकता है, किस तरह से और बढ़िया कानून आ सकते हैं। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने जैसा बोला था वैसे 10 साल बाद में, तो 10 साल के में रिपोर्ट देनी थी उनको। तो लगभग 2 साल पहले ही उन्होंने एक तरह से कमीशन बना दिया कि उनको लगा कि 2 साल तो इसको लगेगा ही। तो 1919 में आया था, तो 1929 में उसको कमेटी को, कमीशन को रिपोर्ट देनी थी, तो 2 साल पहले ही बना दिया। मतलब 1927 में उन्होंने एक कमीशन बनाया, कानूनी कमीशन, स्टेचुटरी कमीशन, और उसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन। साइमन तो ये था, तो ये तो बढ़िया चीज़ थी, है ना। और ये क्यों बना कि 1919 में जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो मैंने पहले पढ़ा भी दिया, डायर की आई थी, बाई कैमरलिज्म आया था, ये पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो इस ये क्या सही है, इसका रिव्यू करो। 8-9 साल हो गए लागू किए हुए, अब देख के बताओ कि ये सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं हुआ, या इसमें क्या क्या कमियां। इसके लिए कमीशन बन गया, साइमन कमीशन। ठीक है, और क्या फ्यूचर में क्या क्या रिफॉर्म हम कर सकते हैं और क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं इंडिया में, जिससे कि इंडिया का भला हो। तो ये तो आप लोग देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो बढ़िया है, ये तो कमीशन बढ़िया था। बट फिर भी देखो उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, साइमन गो बैक, इसके नारे लगाए गए वापस से, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक साइमन, इसके नारे हर पूरे देश में लगाए गए। ठीक है, पूरे देश में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ, हर जगह प्रोटेस्ट चला था पूरे देश में। क्योंकि देखो 1927 में कमीशन बना, कहाँ पे बना, ये ब्रिटेन में बना, और 1928 में ये भारत आया। ठीक है, लगभग 1 साल बाद में ये भारत आया। और चूँकि भारत के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में पता लगाना था, तो इसने सोचा कि अब ग्राउंड पे जाके देखते हैं हम लोग कि किस तरह की कंडीशन है। तो ये जब भारत आया, तो भारत में हर जगह
ये कमीशन मतलब जहाँ जहाँ पे ये इसने ट्रैवल किया, मतलब जहाँ जहाँ पे ये गया कंडीशंस का पता लगाने के लिए कि सही तरीके से ब्रिटिशर्स कानून लगा है या नहीं लगा 1919 वाला, या क्या क्या हम फ्यूचर में चेंजेस कर सकते हैं भारत के लिए। तो हर जगह जहाँ गया वहीं बहुत बड़ा इसको प्रोटेस्ट इसके खिलाफ स्टार्ट हुआ और ये नारे लगने लग गए साइमन गो बैक। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये क्यों, ये तो अच्छी चीज़ है ये कमीशन तो। ठीक है, उसने आया था, उसने देखा कि पुराने कानून में क्या दिक्कत है और नया क्या कर सकते हैं, तो ये तो अच्छा है। पर इसमें एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी कि इस साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी लोग थे, इस कमीशन का मतलब एक जना नहीं होता, पूरी एक 8-7 लोगों की टोली होती है। वो सारे के सारे घूमते हैं कि सारे के सारे अपने व्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि पर इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इसमें 7-8 लोगों में एक भी भारतीय नहीं था। तो मिशन डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन। जब एक भी भारतीय नहीं था तो भारत के लोगों में ये रोष था कि भारत के बारे में, फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो और भारत का एक आदमी तो रख लो कम से कम, जिससे कि आपको सही तरीके से पता चल जाए कि भारत की कंडीशन क्या है। सारे ब्रिटिश वाले हैं तो ब्रिटिश की तरह ही ये डिसीजन लेंगे सारे के सारे। तो इसलिए भारत के लोगों में बहुत ही इसके खिलाफ रोष हर जगह हो गया। ये साइमन कमीशन यहाँ पे भी आपको लिख दिया, इसकी नियुक्ति भारतीय लोगों के लिए एक झटके जैसी थी क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। एक भी सदस्य को, भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको क्यों आया था ये कि भारतीय शासक अधिनियम 1919 में आया था, उसकी कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए और प्रशासन में और कौन से नए सुधार आ सकते हैं, इसके लिए भारत में आया। ठीक है, भारत में 1922 में क्या हुआ था, 1922 में चोरा चोरी के बाद में क्या हो गया था, शांति आ गई थी क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया और उसके बाद में गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया और गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो गई और 6 साल के लिए वो गिरफ्तार जेल में चले गए। तो उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में क्या शांति छा गई। पर ये वापस से एक्टिव कैसे हुआ, सब लोग वापस से एक्टिव कब हुए, जब 1927 में क्या इसका साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में ये साइमन कमीशन यहाँ पे आया भारत में। और 1928 में जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और फाइनली जब लाहौर में भी प्रोटेस्ट चला इस कमीशन के खिलाफ, तो वहाँ पे जो लाहौर में जो आंदोलनकारी थे उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। और जब उनके एक तरह से उन पर लाठी चार्ज किया गया तो उनकी डेथ हो गई और उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने एक प्लान बनाया कि जो इसका लाठीचार्ज का मतलब उत्तरदायी है, जिसने ऑर्डर दिया उसको हम उड़ा देंगे, उसको मार देंगे। उसका नाम था स्कॉट। स्कॉट को मारने गए थे और गलती से सॉन्डर्स मर गया। और उसके बाद में इसी केस के लिए, इसको बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसी केस के लिए भगत सिंह को 1931 में फांसी भी दी गई। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ठीक है, तो ये पूरा साइमन कमीशन का एक तरह से पूरा पूरा हिस्ट्री है। ठीक है, उसी टाइम पे एक कमेटी और बनी, भारत के लोगों ने बनाई, उसको बोलते हैं नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। अंग्रेजों ने बोला कि आप लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो, चलो तुम बनाओ कोई कानून, तुम बना सकते हो कि तुम्हारी कैपेबिलिटी है क्या, ना तो तुम इतने पढ़े लिखे हो, ना तुम्हारे में इतनी क्षमता है कानून बनाने की। कानून एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको बनाने के लिए बहुत सारी क्लोज आने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तुम बना सकते हो क्या। भारतीयों ने इसको एक तरह से चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने बोला हाँ हम लोग कानून बनाएंगे, भारत का खुद का संविधान बना देंगे। ठीक है, तो एक कमेटी बनाई गई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे भारत का। कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी संविधान है उसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि भारत के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहले संविधान नहीं चलता था, ये एक्ट ही चलाते सारे। जैसे 1919 का एक्ट आ गया तो 1919 के एक्ट के तहत ही पूरे भारत की कार्यप्रणाली चलेगी। फिर इसके बाद में 1935 में फिर से आएगा तो 1935 के हिसाब से चलेगी। पर भारत में फिर क्या 1950 में क्या भारत ने खुद का संविधान लागू कर दिया, तो अब संविधान के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से पहले एक्ट आया करते, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। तो भारतीयों को ये चैलेंज मिला कि हम लोग, तो अंग्रेजों ने बोला कि तुम लोग कानून बनाने में सक्षम नहीं हो, इसलिए हम लोग साइमन को भेज रहे हैं, तुम लोगों को इसलिए कमीशन में भी नहीं डाला। भारतीयों को ये लगा कि ये तो गड़बड़ है, हम लोग बना के दिखाएंगे एक कानून। ठीक है, और उनका उनका उस कमेटी को अध्यक्ष किसने किया, वो एक कमेटी बनाई गई। भारतीयों ने आपस में, कांग्रेस के लोगों ने और भी कुछ घटक दल थे, उन सब ने मिलकर और एक कमेटी बनाई कि हम एक ड्राफ्ट कमीशन बनाएंगे। ड्राफ्ट कमीशन मतलब फाइनल कमीशन नहीं है, एक ड्राफ्ट बनेगा उसका। ठीक है, और उसके हेड कौन बने, मोतीलाल नेहरू। किनके पापा थे, जवाहरलाल नेहरू के पापा लॉयर थे। ठीक है, तो लॉयर वगैरह तो कानून वगैरह अच्छा बना सकते हैं, तो इनको एक तरह से ये जिम्मा मिला। कब, 1928 में। ठीक है, 1928 में।
ठीक है। वो कानून बना दिया, बहुत बड़ा कानून था, जिसकी मेन विशेषताएं क्या थी ये यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए हमको। कैसे चाहिए? हम लोगों के मतलब हम सारी की सारी जो कार्य प्रणाली है वो तो हम लोग रहेंगे, ठीक है। हम आपकी जो महारानी है उसको हम लोग अपनी भी एक तरह से लीडर मान लेंगे, ठीक है। जो वहाँ पे महारानी चलती थी ना, मतलब क्वीन चलती थी, क्वीन का राज चलता था, तो अल्टीमेटली क्वीन आपकी होगी, पर हमारे को पूरा नीचे का तंत्र वंत्र हम लोग अपना खुद का संभालेंगे। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। तो ये तो गड़बड़ है चीज़ है ना, डोमिनियन स्टेटस। यार हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं बाहर का कोई भी हमारे ऊपर। जैसे अब सोचो कि नरेंद्र मोदी और उससे नीचे का सारा हमारा खुद का होगा, पर जो राष्ट्रपति होगा वो अंग्रेजों का हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये उस टाइम की मांग रख दी इन्होंने, नेहरू कमेटी ने। फिर सेकुलर स्टेट चाहिए हमको। सेकुलर मतलब कोई धर्म से रिलेटेड कुछ भी वो नहीं चाहिए हमको, सेकुलर स्टेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, मतलब जैसे पहले क्या था कि पहले सब लोग, अभी आप लोग सब लोग वोट, जो भी क्लास ले रहा होगा आई थिंक सब लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल है। चाहे आपकी एजुकेशन कुछ भी हो, चाहे आप कोई कास्ट के हो, कोई रिलीजन के हो, आप लोग सब यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है इस टाइम पे, ठीक है। आप लोग कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम कम पढ़े लिखे हो तुम वोट नहीं डाल सकते, सब लोग डाल सकते हैं 18 साल प्लस वाले। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि कुछ हायर कास्ट वोट डाल सकती है। फिर उन्होंने क्या, हायर कास्ट तो नहीं था बट ऐसा था कि भाई आप जैसे एजुकेशन में आप बीए होने चाहिए, ठीक है, आप ये होना चाहिए, ऐसे कुछ क्लोज डले हुए थे। तो इस वजह से क्या होता था कि जो, या देखो पहले पढ़ाई लिखाई इतनी थी नहीं, लेडीज़ तो पढ़ती ही नहीं थी, वो बीए कहाँ से करेंगे, तो लेडीज़ तो सारी हट गई, वो वोट ही नहीं डाल सकती थी। फिर गरीब लोग और जो ज़्यादातर जनता थी वो कहाँ से बीए करेगी, उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं ऐसा, पाँचवीं चौथी भी नहीं पढ़ पाते थे, तो वो कहाँ से वोट डालेंगे, तो ज़्यादातर जनता भी हट गई। तो कुछ कुछ लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे बस। तो ये गलत था, ये बोलते थे कि भाई ये गलत है, इससे तो क्या होगा, कुछ पढ़े लिखे जो चमचे लोग हैं आपके वही वोट डालेंगे और वही लोगों को इलेक्ट करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वोटिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें यूनिवर्सल हो, हर किसी को वोटिंग राइट्स हो, ठीक है। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, इसको ख़त्म करो। क्या जो आपने मुस्लिम्स और सिख्स के लिए पहले 1909 में जो मुस्लिम्स के लिए और 1919 में सिख के लिए जो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम स्टार्ट किया ना, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मान लो कि आज दिल्ली में एक सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, तो उस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जो जाएंगे वो सारे के सारे मुस्लिम ही जाएंगे, ठीक है। जैसे आप नागपुर में रहते हैं, सपोज करो नागपुर में आपके कोई एक खड़े हुए मुस्लिम कैंडिडेट, तो आप उसके लिए वोट नहीं डाल सकते। मान लो नागपुर में मुस्लिम सीट आ गई, इस बार नागपुर में मुस्लिम सीट आ गई, तो एक पार्टी है ए, जैसे कांग्रेस, मान लो कांग्रेस ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया, दूसरे ने बीजेपी ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तीसरी जो पार्टी शिवसेना उसने अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया, सारे मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे खड़े हो गए। पर आप तो अभी तो हम सब वोट डालने जाएंगे कि कौन से मुस्लिम कैंडिडेट को हमको लेना है, पर उस टाइम पे क्या था, सिर्फ मुस्लिम, नागपुर के मुस्लिम लोग ही इनको वोट डालेंगे। तो जब मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे तो ये जो लीडर्स बने, ये तो हिंदू का क्या भला करेंगे बताओ। मतलब उनको पता है कि मेरा वोट तो सिर्फ मुस्लिम से आएगा, तो एक तरह से क्या कर दिया, अपनी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। तो ये बोलते थे सेपरेट इलेक्टोरेट वाला फंडा खत्म करो आप, ठीक है। इस नेहरू कमेटी में सब बोला हो। हाँ, कुछ सीट्स रिजर्व कर दो आप, जैसे अभी भी है ना, आप सीट्स रिजर्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST OBC जैसे अभी है उस तरह से आप सीट रिजर्व कर सकते हो, पर वोट डालने का अधिकार सबको होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम वोट डालें। तो ये मेजर रिकमेंडेशन थी इनकी, ठीक है। सबसे खराब रिकमेंडेशन कौन सी थी? डोमिनियन स्टेटस। देखिए डोमिनियन स्टेटस, आप क्या बेवकूफ़ बनती है कि डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, हमारे नीचे के तो हमारे सबके होंगे, पर सबसे ऊपर मुखिया कौन होगा? आपका होगा। तो ये तो बेवकूफ़ी थी। पर देखो उस टाइम की कंडीशन ही ऐसी थी, उस टाइम पे इनको तो ये भी आसान नहीं थी कि ये मिल जाएगा डोमिनियन स्टेटस। और हुआ भी ये, कुछ लोगों ने, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हीं के बेटे मोतीलाल नेहरू के, इन्होंने अपोज कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस भी थे, वो भी कांग्रेस में थे, ये दोनों कांग्रेस में थे, इन दोनों ने अपोज कर दिया। इवन मुस्लिम लीग ने भी अपोज कर दिया कि ये सही नहीं है, ये आप क्या बोल रहे हो, डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, है ना, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों का यहाँ पे कोई रोल होना ही नहीं चाहिए भारत में, यहाँ से निकलो तुम लोग। तो 1928 में ये सारी बातें चल रही। नेहरू रिपोर्ट ने क्या बोला? डोमिनियन स्टेटस,
कुछ लोग जो कांग्रेस में थे, सारे के सारे लोग, तो जो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, नेहरू कमेटी ने ये सब चीज़ें दिया। और उसी कांग्रेस में कुछ लोग थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। अब ये कमेटी को डिस्कस होने के लिए एक पूरा अब देखो, ये तो सिर्फ कांग्रेस ने बनाई थी एक तरह से, है ना। अभी और भी बहुत सारी पार्टीज थे और सारे लीडर्स थे, इनको डिस्कस करने के लिए कि ये रिपोर्ट जो हमने बनाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो बनाया है, ये सही है या गलत है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो इसमें है ना, ठीक है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया कि ये वाला आप हटा दो, डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज ला दो, ठीक है। जिन्ना ने बोला कि नहीं, मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे मेरे 14 पॉइंट है, वो आप एक्सेप्ट करो, 14 पॉइंट, 14 पॉइंट्स मेरे एक्सेप्ट करो, इसमें डाल दो आप मेरे 14 पॉइंट, ठीक है। उनमें जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट आपने मुस्लिम्स का, जिन्ना तो खुद मुस्लिम था, इसने पाकिस्तान, एक तरह से पाकिस्तान को भारत से अलग ही कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट आप रहने दो, हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स के लिए बढ़िया। और कुछ कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लो। इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में एक तरह से जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। ये सब कहानी होती गई, पर फाइनली तो क्या हुआ था कि फाइनली तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी उसी को मतलब एक तरह से इन सब में कचरा बन गया, एक तरह से कोई ने भी नहीं बनाया और अंग्रेज खुश हो गए। अंग्रेजों ने बोला देख लो, तुम तो बना ही नहीं पाए, भारत में है ही नहीं इतनी यूनिटी की एक जैसा कानून बना सके, ठीक है। तो टोटल की कमेटी कब बनी थी, ये 1918 में बनी थी, नेहरू कमेटी और नेहरू रिपोर्ट, सॉरी 1928 में, ठीक है, 1928 में, ठीक। ये सब कहानी हो चुकी 1928 में। एक साल और निकल गया, नेहरू कमेटी के बाद एक साल और निकल गया, और एक साल बाद में हुआ कांग्रेस का एक सेशन हुआ, कहाँ पे, लाहौर में। लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1929 में, ठीक है। और इस बार इसके अध्यक्ष कौन बने, कौन है ये, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी अब ये बहुत यंग थे उस टाइम पे, जवान थे, इनको बनाना नहीं चाहते थे लोग, बट गांधी जी ने बोला कि इनको बना। अब गांधी जी के बोलने से ये बन गए। अब ये तो क्या था कि जो डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे, मेन इनका यही था कि नेहरू रिपोर्ट में जो आपने डोमिनियन स्टेटस मांगा है अंग्रेजों से, ये सही नहीं है, हम ये नहीं चाहते। तो ये चूँकि प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने अपनी तरीके से कर लिया काम, और इन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज वाला एक तरह से कॉन्सेप्ट कांग्रेस के सामने रखा, और कांग्रेस ने भी इसमें एक्सेप्ट किया फर्स्ट टाइम पे कि हमारा लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं है, पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, ठीक है। और ये कब हुआ, 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जब पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पहली बार यहाँ पे इसी अधिवेशन में तिरंगा भी फहराया गया, फर्स्ट टाइम तिरंगा फहराया गया। इस तरह का तिरंगा नहीं था जो अभी है, उसमें ठीक है चरखा बीच में था, ये इस तरह से, बट तिरंगा फहराया गया 3 रंगों में। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक बहुत बड़ा योगदान है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। और लाहौर में मतलब कौन सी नदी के किनारे है लाहौर, रावी नदी के किनारे, ठीक है। और इसी में डिसाइड किया कि तो अंग्रेजों से पूछे बिना कि वो जाए ना जाए, हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और हुआ भी ऐसा ही, पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, और सब लोगों ने मतलब एक तरह से तिरंगे अपने अपने घरों में फहराए गए, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब के लिए मतलब गाने गाए गए हमारे देश के लिए। तो इस तरह से 26 जनवरी 1930 को ये सब कुछ हुआ। पर असली में तो अंग्रेज अभी भी राज ही कर रहे थे ना, तो असली में आज़ादी नहीं मिली थी, बट पहली बार इसका ट्रायल लिया गया 1929 में, इस माना गया, और 1930 में 26 जनवरी को इसका पहला ट्रायल लिया गया। इसी चीज़ को सम्मान देते हुए जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बना था, तो उसको भी कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी डेट क्यों रखी गई थी, क्योंकि लाहौर सेशन में पहली बार हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी, तिरंगा भी पहली बार फहलाया था, और उसके 26 दिन बाद में मतलब 26 जनवरी 1930 को
पहला गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, आज़ादी मिली नहीं थी, बस मनाया गया था। ठीक है, तो ये दिन बहुत ऐतिहासिक था। इसी के 20 साल बाद में सेम डेट पे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया हमारे देश में। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन चुका था, पर थोड़ा डिले किया गया, उसको 26 जनवरी का वेट किया गया। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अभी तक के आपको इवेंट्स पता चल गई क्या क्या हुआ भारत में। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया, अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया कि तुम तो बना नहीं सकते कोई कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंग्रेजों को इस चैलेंज को भारतीयों ने एक्सेप्ट किया और नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। और उसके खिलाफ जिन्ना ने तो बोला ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे 14 पॉइंट भी डालो इसमें। फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आपने जो डोमिनियन स्टेटस बोला था वो भी हम भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें पूर्ण स्वराज डालो। ठीक है, अब ये सब चल रहा था। सेम एक साल बाद में मतलब लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ और उसमें ये चीज़ हुई कि भाई पूर्ण स्वराज ही हमारा मेन एम है। ठीक है, अब ये 1930 तक पहुंच चुके हम लोग। ठीक है, 1930 तक, 1930 में अब ये सारा माहौल पीछे पीछे बन रहा है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ पूरा पूरा एक तरह से हमारे देश में बहुत रोष आ चुका है। साइमन कमीशन का भी था, फिर हमारी कमेटी की, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को भी नहीं माना उन्होंने, अंग्रेजों ने बोले ये सब फालतू का। फिर उसके बाद में 1929 में जो ये लाहौर सेशन हुआ था, इसमें भी तारीख गवाह है देखो तो इसमें भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और जब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो एक आंदोलन तो होना चाहिए। अंग्रेज ऐसे तो भागेंगे नहीं। तो हमने मना तो लिया 26 जनवरी 1930 को, पर अंग्रेजों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, तुम मनाओ कुछ भी, हम तो राज कर रहे हैं अभी भी। तो फिर एक आंदोलन किया गया जो बड़ा आंदोलन था आज़ादी के इतिहास में, सबसे बड़े आंदोलनों में से एक ये था। इसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1929 से 34 तक चला था ये लगभग। ठीक है, 29 नहीं 30 से ही चल गया था, 30 रख देंगे इसको, है ना। ठीक है, तो इसका हिंदी में या मराठी में भी शायद ये बोलते होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप मीनिंग से पता चला सकते हो क्या चीज़ें हो रही हैं। आंदोलन तो आपको पता है, मूवमेंट को बोलते हैं। अवज्ञा मतलब हम लोग आपके आदेशों की अवहेलना करेंगे। आप जो आदेश दिए हो ना, जो कानून बनाए हो, उसकी हम मतलब उसको फॉलो नहीं करेंगे, पर हम सविनय करेंगे, मतलब बहुत हम्बली करेंगे, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी करेंगे। हम लोग लॉ को नहीं मानेंगे, पर हाथ जोड़ के नहीं मानेंगे, बस, है ना। हम हाथ जोड़ते हैं कि आपका लॉ नहीं मानेंगे। ठीक है, तो डिसओबे द लॉ विद ग्रेट सिविलिटी एंड ह्यूमिलिटी, मतलब हम हाथ जोड़ के सविनय आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। कायदे भंग का, अच्छा इसका कायदे भंग आंदोलन, ओके, मराठी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक तरह से कायदे भंग का भी मतलब ये हुआ, कायदे के साथ में हम लोग नहीं मानेंगे इस बात को। चलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ, बोलता हिंदी में हूँ बट नोट्स के हिसाब से इंग्लिश में बात करते हैं। तो एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मतलब हम सिविलिटी के साथ में, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि कानून नहीं मान के और सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे और सब कुछ मार मूर देंगे, ऐसा नहीं। बस हम कानून नहीं मानेंगे आपके, और ऐसा नहीं कि हम आप पे अटैक करेंगे, अटैक भी नहीं करेंगे, बस आपके कानून नहीं मानेंगे चुपचाप से, और हम अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, आपको जो हमारे साथ करना है वो करो। तो ये आंदोलन लॉन्च करने की ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी अचानक से? ये ज़रूरत आ पड़ी, देखिए क्यों। एक तो साइमन के खिलाफ एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट से पूरे देश में एक तरह से रोष था ही था। ठीक है, ऊपर से क्या हुआ था, एक अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसमें जो सॉल्ट है, जो नमक है, क्योंकि नमक तो बेसिक है ना, हर जने का इतना बेसिक अधिकार है एक तरह से नमक, तो वो नमक है ना, वो सिर्फ नमक इंग्लिश और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स ही बना सकते हैं। मतलब जो समुद्र किनारे जो नमक मिलता है उसको सिर्फ अंग्रेज और यूरोप के लोग वही वहाँ से नमक बना सकते हैं, उसको आयात या निर्यात बाहर भी भेज सकते हैं ना। भारतीयों के लिए अलाउ नहीं है कि आप नमक के साथ में कुछ भी छेड़ाछेड़ी करो, आप खरीदो बस मार्केट में। तो ये लॉ बन गया था। इसके खिलाफ सब में ही रोष था कि यार तुम नमक तो हमारा बेसिक चीज़ है, उसको भी आप इस तरह से छीन रहे हो, तो इसके खिलाफ था। फिर साइमन की तो वो चीज़ हो ही गई उसी टाइम पे हो। फिर एक क्या होता है कि 1929 से 33 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन मतलब जैसे अभी आर्थिक मंदी जिसको बोलते हैं ना,
आप इस आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ना, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पे यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस मेंस और इनमें पूछे जाते हैं। ग्रेट डिप्रेशन आया था, मतलब जो अर्थव्यवस्थाएं थी ना पूरे वर्ल्ड की चौपट हो गई थी उस टाइम पे। अब वो क्या कारणों से हुई थी उसमें अभी नहीं जाएंगे, पर ये लगभग 4 साल ऐसा रहा था, ऐसा माहौल। तो इस टाइम पे क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था भी डाउन चली गई, भारत के रोजगार भी चले गए, मतलब जो छोटे मोटे कारोबार हुए थे उनके भी रोजगार चले गए। सब में एक वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, पॉवर्टी। और जब भी ऐसा होगा ना, जैसे अभी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, लोग गरीब होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो फट पड़ेंगे वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो अनरेस्ट आ गया, मतलब एकदम से फट पड़े। तो ये सारी सारी चीज़ें किस रूप में बाहर आई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो भारतीयों ने सोचा कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं गड़बड़, ये अंग्रेजों की वजह से हो रही है और इनको अब भगाना पड़ेगा। अब भगाने के लिए कौन लीडर मिला इनको, बताओ। लीडर मिला हमारा गांधी जी। लीडर तो चाहिए हर मूवमेंट के लिए, कोई ना कोई लीडर चाहिए। तो लीडर कौन मिले इस टाइम पे, गांधी जी। गांधी जी ने नेतृत्व किया और गांधी जी सामने आए कि मैं नेतृत्व करता हूँ, ठीक है। अब गांधी जी आए तो गांधी जी बोले अगर मैं नेतृत्व करूँगा तो मेरी तो बात माननी पड़ेगी, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फिर सब जो भी जनता थी उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप बताओ कैसे करना। तो इन्होंने बोला मैं सत्याग्रह लॉन्च करूँगा। सत्याग्रह मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। पहले वाला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब इस बार कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब नॉन कोऑपरेशन एक तरह से छोटा रूप होता है, सिविल डिसोबीडियंस उसका बड़ा रूप होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब आप मतलब कानून ही नहीं मान रहे अब तो, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन का तो मतलब है जैसे कि मैं ये बोलूँ, आप जैसे एक छोटी चीज़ है कि जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं बार बार में ये चीज़ बोलता हूँ कि अभी बॉयकॉट चाइना चल रहा है, ठीक है। अब आप मान लो कि आप चाइना के मोबाइल फ़ोन खरीदना बंद कर दो, ठीक है, या चाइना की जो मोबाइल फ़ोन आपके घर में है उसको तोड़ के फेंक दो, तो ये तो क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। चाइना की वो जैसे दुकान होगी आपके नागपुर में होगी मान लो दुकान, और उसके सामने जाके आप बोलो कि अभी चाइना की चीज़ें हमको खरीदनी नहीं है, अब चाइना का मतलब बहिष्कार करना है, तो ये नॉन कोऑपरेशन हो गया। आपने लोगों को समझाया और आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, किसी के भी खिलाफ कर सकते हो, ठीक है। शांतिपूर्वक आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, पुलिस की परमिशन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। इसका हायर वर्जन, इससे भी बड़ा वर्जन क्या होगा, आप उस दुकान को फूंक दो, ठीक है, उसको उसके शीशे तोड़ दो, वहाँ पे कोई सामान खरीदने आ रहा है उस चाइनीज दुकान से तो उसको भी पीटो, उसको भगा दो। तो ये क्या हुआ, आपने कानून की अवहेलना की, क्योंकि भारत के कानून में तो ऐसा लिखा नहीं है कि चाइना के सामान को बेचना मना है या खरीदना मना है। तो ऐसे भारत के कानून में लिखा नहीं है, तो आप मतलब भारत के कानून के खिलाफ जा रहे हो। तो इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब ये उसका ऊपर वाला रूप है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं समझा सकते, ठीक है। तो ये मतलब पहले जो चला था उसके नॉन कोऑपरेशन, उसके आगे की कहानी है। मतलब नॉन कोऑपरेशन तो है ही है, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दिया 1930 में स्टार्ट हुआ ये। सबसे पहले गांधी जी ने बोला कि सबसे पहले मैं कानून तोड़ूंगा यार, और ये जो आपका सोल्ट वाला कानून है ना इसी को तोड़ूंगा। कहाँ पे, दांडी तक जाऊंगा, दांडी साबरमती से दांडी तक के ले जाऊंगा, और दांडी में जाके जो आपने कानून बना रखा है ना कि भारतीय कोई भी समुद्र से या कहीं से भी सोल्ट या नमक नहीं ले सकता, तो मैं सबसे पहले मैं ही तोड़ता हूँ इसको। और गांधी जी ने बोला था जब मैं ये स्टार्ट कर दूंगा उस दिन, जिस दिन नमक उठा लूंगा उस दिन से पूरे देश में कानून वानून तोड़ने स्टार्ट कर दो आप, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया, साबरमती से अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट की, जिसको बोलते हैं दांडी मार्च, मतलब दांडी तक के लिए जाएंगे। स्टार्ट किया था सिर्फ 78 लोगों के साथ, और गांधी के आश्रम साबरमती से दांडी के लिए स्टार्ट किए 78 लोगों के साथ में। पर गांव गांव जाते रहे तो थाउजेंड्स ऑफ लोग मिल गए उनको, है ना, मतलब हजारों की तादाद उनके साथ में चलने लगी, ठीक है। गांधी जी गए भी, ठीक है, और नमक वहाँ से उठाया, और पूरे पूरे एक तरह से आग की तरह बात फैल गई कि गांधी जी ने कानून तोड़ दिया तो अब हम भी तोड़ेंगे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे भारत देश में एक साथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब ये सब लोग पैदल पैदल जा रहे थे पूरी डिस्टेंस, तो ये पूरे किसानों से इनसे मिलते हुए जा रहे थे, तो किसान वगैरह भी इनके साथ में पद यात्रा में शामिल हो गए और कनेक्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्या था, स्वदेशी गुड्स का ज़माना आ गया कि हमारी खुद की चीज़ें खरीदनी है, बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करो। गांव गांव में पीजेंट्स मूवमेंट, मतलब किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए जहाँ जहाँ पे हो सकता था। उसके अलावा चौकीदारी टैक्स वगैरह होता था, जमींदारों को चौकीदारी टैक्स भी देना पड़ता था। मतलब जमींदार क्या करता था, गांव में एक अपना चौकीदार रखता था,
और उस चौकीदार के लिए जो उसकी तनख्वाह वनख्वाह है वो भी गांव वालों से एक्सेप्ट करता था कि आप ही दो इसके लिए। जबकि वो चौकीदार एक तरह से वो रहता था कि भाई एक तरह से उस जमींदार का एक तरह से वो रहता था कि घुसपैठिया टाइप का, कि वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन गांव के बारे में जमींदार को देता था। तो इसके लिए किसानों से वो टैक्स भी लेता था जमींदार और एक्स्ट्रा, तो ये भी देना बंद कर दिया। और ये कानून था, कानून बना रखा था अंग्रेजों ने, ऐसे बताओ क्या विचित्र कानून है। उसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान, बड़ा नाम है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ पे। खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था ये। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अभी पाकिस्तान में, इसलिए आप लोगों ने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, लाल कुर्ती सेना, लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, ये सब किस में चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर ही सारी सारी घटनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से मतलब ये एक तरह से पूरे देश में पूरी चरम पे पहुंच गया। ठीक है, ये आंदोलन, ठीक है, पूरा ऑल इंडिया मास मूवमेंट स्टार्ट हो गया पूरे देश में, गांव गांव से, और सब पीजेंट्स वगैरह, किसान वगैरह इसमें मेन आगे बढ़ के आए एक तरह से। और इसमें यूनिटी अमंग हिंदू और मुस्लिम थोड़ी मिस थी। जो अपने नॉन कोऑपरेशन जो 1920 से 22 के बीच में चला था ना, उसमें हिंदू मुस्लिम की अच्छी एकता थी, क्योंकि उस टाइम पे खिलाफत भी चल रहा था और कांग्रेस का भी चल रहा था। तो खिलाफत की वजह से मुस्लिम भी साथ में थे और कांग्रेस का अपना तो चल ही रहा था नॉन कोऑपरेशन, तो वहाँ पे अच्छी यूनिटी थी। पर इस बार मिस थी, इस बार नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इस बार जिन्ना ने अपने डिमांड रख दिए थे 14 पॉइंट, उसकी बात नहीं मानी थी कांग्रेस ने, तो जिन्ना ने अपना बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी इस बार मतभेद थे, तो इस वजह से मुस्लिम इस पूरे आंदोलन से थोड़ा दूर रहे। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन में साथ रहे थे, इस दूसरे आंदोलन में दूर रहे। ठीक है, उसके बाद में ये आंदोलन बढ़िया चल रहा था और अंग्रेज़ों की हालत टाइट होने लग गई कि क्या करें क्या करें। ठीक है, तो उसी टाइम पे अंग्रेज़ों ने एक गांधी इरविन के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ूंगा मैं। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह स्टार्ट कर दी, है ना। एक तरह से साइमन कमीशन की एक रिकमेंडेशन थी कि आप सारी पार्टीज़ को, जो भारत में पार्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, उनको, और जो नेता हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनके किसी मतलब उनको एक साथ एक टेबल पे लाओ, चारों तरफ बैठाओ और बात करो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है और आप क्या उनके बारे में सोचते हैं। एक तरह से इस तरह की थी, क्योंकि देखिए भारत में आंदोलन भी चल पड़ा था, तो अंग्रेज और सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी सारे नेताओं को एक टेबल पर बैठाया जाए, और जिससे कि एक तरह से हम लोग मतलब एक तरह से आई वॉश कर सकें। आई वॉश होता है कि भाई बस बेवकूफ़ बना सकें कि देखो हम आपसे बातचीत करने आए अंग्रेज बोल रहे हैं, हम तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आप पूरे भारत में आंदोलन छेड़े हुए हैं, तो ये तो गलत बात है ना। इस तरह से मतलब एक फीलिंग डाल दें इनके अंदर और ये आंदोलन को छोड़ दें। ठीक है, तो एक तरह से गोल मेज सम्मेलन, ठीक है, गोल मेज सम्मेलन ये स्टार्ट हो गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई। और ये राउंड टेबल का मतलब होता है कि जैसे ये देखो, ये फोटो में एक टेबल हो गई और ये सही में यही है, तो वो इंडियंस भी बैठे हैं इसमें, ये वहीं की फ़ोटो राउंड टेबल की। ये टेबल के चारों तरफ सब बैठ जाएंगे और सब अपनी अपनी बात रखेंगे। जब सब आमने सामने बैठे हैं तो सबको एक तरह से राउंड टेबल का मतलब हुआ कि सब पार्टिसिपेंट, जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे इक्वल है, सब बराबर है। और ये कहाँ पे हुई थी? बकिंगम पैलेस लंदन में। ठीक है, पर्पज़ क्या था इसका कि अंग्रेज मतलब भारतीयों की जो भी समस्याएं थे उनको सुनना चाहते थे, और ये सब मतलब एक तरह से कि, और सब की बातें, मतलब एक पार्टी कांग्रेस की नहीं, मुस्लिम लीग की भी, और जो भी वहाँ पे राजा महाराजा थे प्रिंसली स्टेट्स में, उनकी बातें भी सुनना चाहते थे। पर जो नेशनलिस्ट थे, हमारे जो आंदोलनकारी थे, वो बोल रहे थे ये सब बेवकूफ़ बना रहे, सिर्फ है ना बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे ऐसे सबको बुलाया जा सके, और जो भारत में जो स्टार्ट हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो राउंड टेबल जो भी है उन्होंने तो स्टार्ट कर दी। 1930 में अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसी साल पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट कर दी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1930 से 31 के बीच में चली, लगभग मतलब एक साल नहीं चलती थी वो, जैसे नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होती थी, नवंबर में स्टार्ट हुई, और लगभग क्योंकि इंग्लैंड जाते थे लोग, वहाँ पे काफ़ी दिन रुकते भी थे, वहाँ पे बकिंगम पैलेस में, वहाँ पे आसपास में रुकते थे जहाँ पे भी। ठीक है, और फिर बात चलती थी, तो एक एक दो दो महीने भी चल जाती थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, डेली मिलते थे, फिर उसके बाद में बातचीत चलती थी, मतलब वो फालतू का टाइम पास था एक तरह से। ठीक है, तो उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड इरविन थे,
और ये कब हुई थी? ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी। कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया इसको, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बोला हम जा ही नहीं रहे इस कॉन्फ्रेंस में, ये फालतू बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, सिंपल सी बात। तो पहले वाली राउंड टेबल गोल में सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं किया। हाँ, बहुत सारी पार्टीज़ के गए, जैसे BR अम्बेडकर गए, ठीक है, और मुस्लिम लीग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए, या कोई और भी बहुत सारे जैसे आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे छोटी छोटी पार्टीज थी, उनके लीडर्स चले गए, ठीक है। एक पार्टी बड़ी पार्टी थी, वो कांग्रेस ने उसको बॉयकॉट कर दिया। पर देखो, कांग्रेस के बिना भारत में कोई भी नया कानून लाना अब मुश्किल था, तो इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे ही आपने कुछ मांगा नहीं कि भाई तुम्हारे क्या विचार है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर भारत में जो वहाँ के मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उनका प्रेशर आने लग गया भारत के वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन पे कि भाई तुम आंदोलन ही आंदोलन चला रही जा रही कांग्रेस, और वो तो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो भाई उसको मनाओ, है ना, और ये आए कि मतलब हमारे साथ में बात करने के लिए आए, ठीक है। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो वॉइस रॉय थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ 1931 में, 5 मार्च 1931 में, ठीक है। एक साल हो गई है ना आंदोलन चलते हुए, एक साल के अंदर अंदर क्या हुआ कि आंदोलन स्टार्ट हो गया, उसी के बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हो गया, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होगी, फर्स्ट बार वाली पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होगी। कांग्रेस ने उसको बॉयकॉट कर दिया, वॉइस रॉय पे प्रेशर आया कि आप सबसे बड़ी पार्टी आंदोलन कर रही है, आप उसका आंदोलन ख़त्म करो, और उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको, जैसे महात्मा गांधी है, उनको यहाँ पे भेजो लंदन में, उससे बातचीत करेंगे राउंड टेबल पे और फिर फैसला करेंगे। तो लॉर्ड इरविन साहब चले गए गांधी जी के पास में और बोले कि अब हम लोग समझौता करते हैं कोई ना कोई, और उस समझौते को क्या बोला गया? गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट को ही क्या बोला गया? दिल्ली पैक्ट भी बोला गया। अब इसके बाद भारत की हिस्ट्री में इससे पहले तक के कभी भी अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने बराबर नहीं माना, ठीक है, और उनके साथ में समझौते के लिए एक साथ नहीं बैठे। पहली बार ऐसा पैक्ट हो रहा था जिसमें गांधी को वॉइसरॉय ने अपने बराबर समझा कि आओ हम दोनों बात करेंगे, खुद वो आगे जाके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था भारत के लिए कि ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पे माना गया गांधी को और इरविन को, गांधी ने इरविन को, ठीक है, इरविन ने गांधी को। तो एक तरह से क्या हुआ कि भाई ये इससे भारतीयों को बहुत हौसला बढ़ा कि देखो अंग्रेज आ गए ना, अपने बैकफुट पे आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या समझौते हुए, उसमें ये हुआ कि गांधी जी ने तो मान लिया कि चलो अब मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, सस्पेंड मतलब थोड़े दिनों के लिए रोकूंगा, ठीक है, और सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेने के लिए जाऊंगा, जो अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भाग लेने जाऊंगा, सेकंड वाली में। पर आप भी कुछ बातें मानो। पहली बात तो सोल्ट बनाने के लिए हमको मतलब अलाउ कर दो, अंग्रेजों ने बोला ठीक है अलाउ कर देंगे, जो भी कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, मतलब समुद्र किनारे लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को अलाउ कर देंगे, ठीक है, गांधी जी बोले ठीक है। और सारे जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो भी आपने ये आंदोलन में हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया है, इन सब को उठाया, इन सब पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं आंदोलन करने की वजह से, जिनको जेल में डाला गया, मर्डर ऑर्डर किया उनको नहीं, सिर्फ आंदोलन की वजह से जिनको जेल में डाला गया उनको आप छोड़ दो। तो इरविन साहब बोले कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। 1931 में ये सब बातें चल रही हैं, ठीक है। 1930 में आंदोलन स्टार्ट हुआ, एक साल बाद में जब आंदोलन अपने चरम पे था, उस टाइम पे इरविन साहब गांधी जी के पास गए कि महाराज इसको बंद करो थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, और हम बैठ के बात करते हैं। तो इन दोनों ने बैठ के बातें की और इसको थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड किया गया, इसको हमारे आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और गांधी जी ने बोला ठीक है आप मेरी बातें मान लो, कुछ सोल्ट लॉ में कुछ अमेंडमेंट करो और हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, और हम लोग हमको तो चाहिए पूर्ण स्वराज्य, उसका क्या। तो इरविन ने बोला कि आप सेकंड राउंड टेबल में पहुंच जाइए वहाँ पे इंग्लैंड में, वहीं पे जाके बात कर लो। तो गांधी जी बोले ठीक है मैं जाता हूँ वहाँ पे बात करूँ। तो इसके बाद में हुई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1931 में ही हो गई फिर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया। प्रथम हुई थी 1930 से, और 31 में भी थोड़े दिन चली। द्वितीय कब हुई? 1931 में। इसमें कांग्रेस ने भाग ले लिया। टोटल मिला के 3 गोल में सम्मेलन हुए। और इस टाइम पे वॉइस रॉय कौन हो गए? विलिंगटन। गांधी जी उधर गए, इधर से लॉर्ड इरविन एक अच्छा बंदा था, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो वॉइस रॉय को इंडिया में चेंज कर दिया अंग्रेजों ने, और नया वॉइस रॉय कौन आया? विलिंगटन। वो थोड़ा खतरनाक बंदा था भाई, ठीक है। गांधी जी पहुंच गए वहाँ पे
लंदन पहुंच गए इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। इसमें गांधी जी बैठ गए चारों तरफ। पर इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ तो कुछ समझौता करने के लिए कुछ रेडी थे नहीं, बस ऐसे टाइम पास कर रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरे से मुस्लिम लीग वाले कांग्रेस वालों पे चढ़ गए, मतलब गांधी जी पे चढ़ गए। गांधी जी उनकी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बहुत एग्रेसिव माहौल हो गया और गांधी जी मायूस होकर वापस से भारत आ गए। इस सेकेंड राउंड टेबल से भी कोई नतीजा नहीं निकला और नतीजा नहीं निकलने की वजह से वापस से भारत आ गए और इन्होंने बोला ठीक है अब मैं वापस से अपना मूवमेंट स्टार्ट करूँगा जो मैंने सस्पेंड कर दिया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद में। ठीक है, अब क्या हुआ, वापस इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। मूवमेंट स्टार्ट करते ही इस बार कौन आ गए, नए वायसरॉय वेलिंगटन, खतरनाक बंदा। जैसे ही वो भारत आए, गांधी जी को सब लोगों ने बोला, कांग्रेस वगैरह ने, कि हम लोग वापस से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने बोला रुको, थमा, अभी क्या करते हैं, पहले वायसरॉय से मैं मिलना चाहता हूँ कि भाई तुमने हमारे साथ पैक्ट किया था और अभी तुम ही लोग ऐसे, हमको तो कुछ सेकेंड राउंड टेबल में कुछ ऐसी अच्छी बातें हुई नहीं। तो गांधी जी ने एक पत्र लिखा वॉइसरॉय के नाम से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी लॉर्ड इरविन तो रहे नहीं, वो तो उनको वापस से भेज दिया गया और उनकी जगह कौन आ गया, वेलिंगटन। तो लॉर्ड इरविन थोड़ा अच्छा बंदा था, वो तो मिल लेता था, बट ये वेलिंगटन तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बोला मैं नहीं मिलना चाहता गांधी वांधी से, चलो। तो इससे परेशान होकर गांधी जी ने बोला कि अब आंदोलन स्टार्ट होगा। ठीक है, फाइनल लड़ाई वापस से। ठीक है, 1931 के लास्ट में इन्होंने लेटर लिखा। 1932 में इन्होंने सोचा कि वापस से आंदोलन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो सस्पेंड कर दिया था हमने। पर प्रॉब्लम ये होगी, वॉयसरॉय चेंज हो गया और उसने आदेश दे दिया कि सारे लीडर्स को आप गिरफ्तार कर लो, जो बड़े बड़े लीडर्स आपको दिखते हैं, सबसे पहले तो गांधी जी को गिरफ्तार करो। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अपने जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, एक के बाद एक के बाद एक। तो क्या हुआ, कोई भी मूवमेंट कब चल सकता है, जब उसके पास अच्छे लीडर्स हो। जब लीडर्स ही नहीं रहे तो वो मूवमेंट कहाँ से चलेगा। ठीक है, तो 1932 में सबको बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को यरवदा जेल में भेज दिया गया गुजरात में, और सबको भी ऐसे ही, कोई जेल में था कोई बाहर था। पर इस तरह से मतलब बड़े लीडर्स जब जेल में चले गए तो आंदोलन सक्रिय नहीं रहा। और 1932 से 34 के बीच में छोटा छोटा आंदोलन चलता रहा, ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पे जैसे गांधी जी चलाते थे, क्योंकि वो जेल में थे तो जेल से तो ऐसा चला नहीं सकते। और उसके बाद में 1934 में जाते जाते ये पूरी तरह से इस सिविल डिसोबीडियंस ने दम तोड़ दिया और वहाँ पे गांधी जी ने ख़त्म कर दिया इसको आंदोलन को ख़त्म कर दिया कि इसका कोई अब फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, अब इसको ख़त्म किया जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से इसका अंग्रेज़ तो खुश हो गए ना, अंग्रेज़ों का तो काम हो गया, उन्होंने कैसे भी करके लॉर्ड इरविन पैक्ट बनाया, आंदोलन का मोमेंटम तोड़ा। मोमेंटम मतलब एक तरह से स्पीड जो थी वो एकदम से ब्रेक लग गई। वापस से स्टार्ट करने वाले थे तो स्टार्ट नहीं करने दिया, वापस से सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया। तो एक तरह से वो मोमेंट ख़त्म हो गया। उसी बीच में तो 1934 में ख़त्म हुआ। उसी बीच में एक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो गई। फिर से वॉइसरॉय वगैरह ने बोला कि जाओ कांग्रेस वालों तुम भी हिस्सा ले लो वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मटर मस्ती करके आ जाओ वहाँ पे और क्या इंग्लैंड में। बट क्या हुआ, इस बार कांग्रेस ने फिर से बॉयकॉट कर दिया, बोले हम नहीं जा रहे इसमें। ठीक है, ये 1932 में हुई थी। ठीक है, 1930, 31, 32 इसमें 3 हुई थी। ठीक है, पहले वाले में वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड इरविन, और दोनों लास्ट वाले में कौन था, वेलिंगटन। ठीक है, और इसमें भी कोई, चूँकि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, आराम से लोग घूम घाम के आ गए वापस से इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ, 2 साल बाद में गांधी जी ने आंदोलन भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ बचा ही नहीं था आंदोलन में। तो ऑफिशियली जैसे होता है ना कि कुछ क्रिकेटर होते हैं कि 1911 में खेलना बंद कर दिए, पर अब उनको कोई खिला ही नहीं रहा, काफ़ी दिन हो गए, तो 1915 में जाके रिटायरमेंट, 2011 में बंद कर दिए थे खेलना, 2015 में रिटायरमेंट ले रहे। तो उन 3 सालों में कुछ हो ही नहीं रहा तो फाइनली रिटायरमेंट ले ली। इसी तरह से इनका था, इनका तो 1931 में ही ख़त्म हो गया था एक तरह से, आंदोलन तो बड़ा था। ठीक है, सब बड़े बड़े लीडर्स जेल में थे। ठीक है, अब ये जेल से कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा। एक और घटना होती है जब गांधी जी जेल में थे, बड़ी घटना। ठीक है, 1932 में ये घटना होती है। अंग्रेजों ने सोचा कि यार ठीक है, हिंदू मुस्लिम में तो हमने भेदभाव करा ही दिया। ठीक है, अब हमारी अच्छा एक और चीज़ है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जो थे, है ना, BR अम्बेडकर जो थे, उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था। गांधी जी ने किस में लिया था, सिर्फ दूसरे नंबर की। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, अब चलिए 1932 में। अब 1932 में ऐसा क्या हुआ कि जैसे जब गांधी जी जेल में थे तो
अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, ठीक है। कानून मतलब एक तरह से अवार्ड डिक्लेयर किया कि अभी तक जो था, जैसे अभी तक क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो किस किस के लिए था, सिख के लिए था और मुस्लिम्स के लिए था। अब इन्होंने बोला कि हिंदुओं को भी आपस में डिवाइड करते हैं, छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके हम फिर से राज करें और कई साल तक राज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक दिमाग लगाया कि हम लोग ऐसा करेंगे, जो डिप्रेस्ड क्लास में दलित जो हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं, तो ये हिंदू भी आपस में अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये इनका दिमाग था। और सबसे बड़ा इसके पीछे दिमाग कौन था, राम से मैकडोनाल्ड, ठीक है। वो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटेन का। तो ये जो संदेशा था, जो अवार्ड था, उसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, मैकडोनाल्ड अवार्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड, ठीक है। इसमें क्या बोला, जो डिप्रेस क्लास है, जो दलित्स है, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट लाइक मुस्लिम्स एंड सिख्स। मुस्लिम्स को कब मिल गया था, 1909 में, और सिख्स को कब मिल गया था, 1919 वाले एक्ट में, ठीक है। अब इनको भी दिया जाएगा। जब ये मैकडोनल्ड अवार्ड इंडिया में आया, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो उस टाइम पे ओएस फ्लोर कौन थे, विलिंगटन। और ये किसकी डिमांड थी कि हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, ये थी बी आर अम्बेडकर की, ठीक है। उनका था कि जो दलित है उनको, वो बेचारे क्या होते हैं, दलित क्या, वो एजुकेशन ही नहीं थी, पूरी सोसाइटी में दलित तो कोई पढ़ते ही नहीं थे, तो जब पढ़ते ही नहीं थे तो वो तो बीए वगैरह तो कोई पास ही नहीं था। तो जब बीए वे पास नहीं था तो उनके कोई लीडर ना तो इलेक्शन में खड़े हो पाते थे, ना एक तरह से उनको वोट देने का अधिकार था। जब उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो वो जब वो उनके मतलब लीडर ही नहीं जाएंगे कहीं पे, तो उनके अच्छे कानून कहाँ से मिलेंगे। तो इनकी इंटेंशन ये थी बी आर अम्बेडकर की। तो इन्होंने मांग की थी कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट करो जिसमें सिर्फ दलित ही वोट डाल पाए, ठीक है, जिससे कि हमारे कुछ अच्छे अच्छे लोग हम लोग आगे पहुंचा सके, जो हमारे लिए कानून बनाए, ठीक है। तो ये इनकी बात है। पर इन्होंने फिर अंग्रेजों ने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, और हम सोसाइटी में डिवाइड कर देंगे इनको, हिंदू आपस में भी लड़ेंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट लड़ेंगी। तो इस टाइम पे इनको तो मज़ा आ गया इस बात से, इन्होंने कम्युनल अवार्ड लागू करने की मतलब पेशकश की भारत में। तो इससे कांग्रेस अनहैप्पी होगी, कांग्रेस बोली ये गलत बात होगी, इससे हिंदुओं में आपस में फूट पड़ेगी। गांधी जी तो डीप शोक में चले गए, वो बोल रहे थे ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही गलत है। और उन्होंने अपोज किया इस सेपरेट इलेक्टोरेट का। क्यों किया, उनको लगा कि इससे ना भारतीय आपस में डिवाइड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, पहले हिंदू मुस्लिम बढ़ चुके हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इनको लगा कि ये जो कम्युनिटी है उसको मतलब बहुत धक्का मिलेगा, और पहले से छुआछूत और ये सब कुछ है, अपर कास्ट लोअर कास्ट को पसंद ही नहीं करती है ना, तो अब और भी ज़्यादा पसंद नहीं करेगी और आंखों में कटकेगा। तो ये उनकी एक तरह से विचारधारा थी। तो देखो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी की विचारधारा में हमेशा से अलग अलग विचारधाराएं रही हैं, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो ठीक से पढ़ना कि किस तरह से इनकी विचारधाराओं में अंतर था। ये लागू करना चाहते थे पर ये नहीं लागू करना चाहते थे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, अब जेल में से क्या करूँ मैं, इन्होंने सोचा। तो यरवदा जेल में इन्होंने क्या किया, फास्ट अनटू डेथ इन अपोजिशन ऑफ मैकडोनल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। इन्होंने जेल में ही फास्टिंग स्टार्ट कर दी, मतलब जेल में ही भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। अब इनकी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि सेहत बिगड़ती गई, बहुत दिन हो गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंबेडकर जी पे प्रेशर आया बहुत ज़्यादा कि ये कम्युनल अवार्ड को लागू नहीं किया जाए इंडिया में। इसके लिए एक बार गांधी जी से मिल लो, क्या कहना चाहते हैं। पहले तो ये भी नहीं मिलना चाहते, पर इन पर बहुत प्रेशर पड़ा बी आर अम्बेडकर पे, तो ये जाके मिले कहाँ पे, यरवदा जेल में, है ना। और गांधी जी से मिले और नेगोशिएशन हुए, और नेगोशिएशन होके और दो चीज़ें सामने आई, गांधी जी और इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा डिप्रेस क्लास के लिए, जो अंग्रेज चाहते हैं वैसा नहीं होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, सीट्स को रिजर्व कर देंगे, है ना, जिससे कि कुछ अच्छे लोग आ जाए, मतलब आप जिसको आप कम्युनिटी से, जैसे अभी चल रहा है ना, एससी की सीट आती है, एसटी की सीट आती है, इस तरह से रिजर्वेशन कर देंगे, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कर देंगे, पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड किया। तो इस पूरे पैक्ट को कहता है पूना पैक्ट, ठीक है। कम्युनल अवार्ड के बाद में गांधी जी ने फास्ट किया, और फास्ट करने के बाद में बी आर अम्बेडकर उनसे जाके मिले, और इन्होंने समझौता किया कि ये जो कम्युनल अवार्ड तो लागू नहीं करना चाहिए, हाँ रिजर्वेशन थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, और बढ़ाई भी,
है ना, SC ST या दलित के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ये पैक्ट जो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ उसे क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। ये कहानी 1932 तक की यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद 2 साल बाद में 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारी इवेंट आ गई। मैंने ट्राई किया देखो एक बहुत बढ़िया सा आपके लिए डायग्राम बनाने का, आप इसको ज़रूर से पढ़ लेना, देख देख के समझ में आ जाएगा क्या हुआ, एक क्रम है पूरा पूरा, ठीक है। देखिए साइमन कमीशन कब आया, कब स्टार्ट हुआ, 1927 में गठन हुआ, और इंडिया में कब आया, 1928 में। 1928 में फिर नेहरू कमेटी बनी और जिन्ना ने अपने अपने 14 पॉइंट उसमें डाल दिए। फिर 1928 के बाद 1 साल बाद में क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में, जिसमें संपूर्ण पूर्ण स्वराज्य की बात हुई। उसके बाद में हमेशा से पूर्ण स्वराज्य की बात ही चलती थी, ठीक है। फिर उसके 1 साल बाद में क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। उसके बाद में उसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तभी फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, गोलमेज सम्मेलन हुआ फर्स्ट वाला, जिसमें कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया, कांग्रेस गई नहीं। फिर क्या हुआ, गांधी इरविन साहब गए गांधी के पास में और बोला कि 1 साल हो गया था मूवमेंट स्टार्ट हुए, कि कुछ पैक्ट कर लेते हैं और आप चले जाओ थोड़ा यार उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लो अगले वाले में। तो इन्होंने बोला, गांधी ने एक्सेप्ट भी कर ली उस बात को, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वहीं सस्पेंड कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी भाई, है ना, वहीं पे अंग्रेजों की बातों में आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, और 1931 में से उसमें कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला। गांधी जी भी वहाँ से डिप्रेस होकर वापस आ गए। उन्होंने बोला कि 1932 में कि हम लोग वापस से ये स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पर क्या हुआ, उनके सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को खुद को यरवदा जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और उसी टाइम पे जब जेल में थे 1932 में, उस टाइम पे अंग्रेजों ने और थोड़ा चालाकी की और कम्युनल अवार्ड लागू करने की कोशिश की, पर उन्होंने फास्ट कर दिया गांधी जी ने 1932 में। और मतलब अम्बेडकर और गांधी जी में एक पैक्ट साइन हुआ जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। उसमें बोला गया है कम्युनल अवार्ड लागू नहीं होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। उसी के साथ में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल गई वहीं पे, मतलब 1932 में ही क्या हुआ, जेल भी हो गई गांधी जी को, साथ में पूना पैक्ट भी इन्होंने मतलब कम्युनल अवार्ड भी लागू करने की कोशिश की। उसके बाद में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसका फिर से कांग्रेस ने विरोध किया कि तुमने तो हमारे बड़े बड़े लीडर्स को तो जेल में डाल रखा है और अब कहते हो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। तो कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट कर दिया और धीरे धीरे पर जो आंदोलन था उसने अपनी स्पीड पहले ही से खो चुका था। तो इसमें 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ऑफिशियली गांधी जी ने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद में काफ़ी अभी लीडर्स क्या है जेल में हैं और गांधी जी को बाद में रिहा कर दिया गया। और इसके बाद में क्या क्या क्रम हुआ और किस तरह से लगभग 13 साल बाद में हम आज़ाद हो जाएंगे 1947 में, कल की और परसों की क्लास में इनको हम लोग ख़त्म कर देंगे। आगे की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब फटाफट हम लोग क्विज़ कर लेते हैं।